दिल्ली के सीएम आवास में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थी। सुनवाई के दौरान एक पल ऐसा आया जब स्वाति रो पड़ी। स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपी को बेल दी गई तो वह उनके लिए खतरा बन जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में खुद को पीटे जाने का आरोप लगाने वाली स्वाति ने 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी पर भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ ट्रोल मशीनरी लगा दी गई है। दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि शिकायत देने के बाद पार्टी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता डाला। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल खुद आरोपी को साथ लेकर घूम रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने जमानत के लिए याचिका दायर की है। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आप एक अकेली महिला को मार रहे हैं। सीएम आवास में उन्हें घसीटा गया, छाती और गर्दन पर मारा गया। क्या इससे उनकी मौत नहीं हो सकती? उन्होंने आगे कहा कि आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल सोची समझी साजिश के तहत सीएम आवास गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो मौजूदा सांसद है। पार्टी कहती है कि वो लेडी सिंघम है। अगर कोई महिला संकट में होती है तो वह स्वाति मालीवाल को बुलाते हैं और आप कह रहे हैं कि वो विभव कुमार की छवि को खराब करना चाहती है। विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, फिर वहां पर उनके रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इससे पहले विभव कुमार के वकील हरिहरन ने स्वाति मालीवाल के सीएम आवास में आने को अतिक्रमण बताया और उन्होंने कहा कि एफआईआर की आईपीसी को धारा 308 पर सवाल उठाए। इस दौरान जब कोर्ट रूम में सीएम आवास का वीडियो दिखाया गया तो स्वाति मालीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाई और वही सुनवाई के बीच में रोने लगी। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील हरिहरन ने बताया कि स्वाति मालीवाल परेशानी पैदा करने के प्लान से ही सीएम आवास पर आई थी। जब स्वाति सीएम आवास में घुस रही थी तो विभव के सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि स्वाति मालीवाल को किसके निर्देश पर अंदर जाने दिया गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी अंदर गए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बाहर निकाला गया। तो आखिर यह घटना कहाँ हुई? विभव कुमार के वकील ने कोर्ट ने कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए मारपीट के दौरान उनके शर्ट के बटन के टूटने का दावा गलत है। इस दौरान कोर्ट में कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र हुआ। इस दौरान विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर सीएम हाउस के ड्राइंग एरिया को चुना क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो वो ड्राइंग एरिया में बैठी थी। उसी दौरान सीएम के पीए विभव कुमार वहां आए और उनके साथ बदसलूकी करने लगे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारे, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की और 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे राहुल गांधी के सितारे उनसे कुछ रूठे हुए हैं, इसलिए कहीं उनकी रैली में भगदड़ मच जाती है तो कहीं कार्यकर्ता आपस में कुर्सियां चनाने लगते हैं। नतीजा ये कि राहुल गांधी को बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ जाता है। पटना में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने आए राहुल गांधी के साथ वैसे तो कुछ नहीं हुआ जैसा प्रयागराज में हुआ था, लेकिन यहाँ मंच पर राहुल गांधी के आते ही मंच धंस गया। राहुल गांधी गिरते गिरते बचे। पटना के पालीगंज में चुनावी सभा करने के लिए पहुंचे थे। पाटलिपुत्र सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग है। यहां से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। वोटिंग से पहले काफी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अंतिम चरण में प्रचार के लिए खुद राहुल गांधी पटना आए। पालीगंज में मंच पर राहुल गांधी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव के पहुंचते ही मंच धंस गया। हालांकि इनमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल मंच टूटा नहीं था, ऊपर से धंस गया था। राहुल और मीसा ने एक दूसरे का हाथ थामकर सहारा दिया। इस बीच राहुल के सिक्योरिटी पर्सन्स आ गए और राहुल गांधी ने बताया कि वो ठीक हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सन रिलैक्स हुए। हालांकि पालीगंज कार्यक्रम में हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बड़े बड़े फैसले नहीं लेता लेकिन परमात्मा लेते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। इसके पहले प्रयागराज में फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में भगदड़ मच गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ मंच पर जा पहुंचे और इससे नाराज दोनों नेता बीच में सभा छोड़कर चले गए। प्रयागराज में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के फाफा मऊ के पास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य की जनसभा में दोपहर में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंच के सामने की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। वहां कुछ लोग घायल भी हुए। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता मंच पर भी पहुंच गए। वहां मंच पर मौजूद अखिलेश यादव भी असहज हो गए।
वो चुपचाप मंच पर लगी कुर्सी पर बैठ गए और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। मंच के सामने भीड़ जमा होने से दोनों नेता तकरीबन 15 मिनट तक बैठे रहे और फिर आपस में बातचीत कर वहां से चले गए। दोनों नेता हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से रवाना हो गए। राहुल गांधी की पहली रैली पटना साहिब लोकसभा के खुसरूपुर में, दूसरी पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में थी। पालीगंज में राहुल गांधी का मंच दरक गया। मंच इस तरीके से झूल गया, राहुल गांधी और मीसा भारती को एक दूसरे का सहारा तक लेना पड़ा। एक तरफ जहां मंच से राहुल गांधी और मीसा भारती के लिए नारे लगाए जा रहे थे, वहीं जैसे ही मीसा भारती और राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, मंच धंसने लगा। किसी तरह राहुल और मीसा एक दूसरे को संभालते हुए मंच पर आगे बढ़े। दोनों ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। काला कोट वकीलों की पहचान बन गई है। हालांकि काले कोट का चलन अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ। ब्रिटेन की परिस्थितियों के हिसाब से अंग्रेजों ने काला कोट अनिवार्य कर दिया था, लेकिन भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियां अलग हैं। भारत में महीनों भीषण गर्मी का मौसम रहता है। काला रंग गर्मी को आमंत्रित करता है, इसलिए भारत में वकीलों को गर्मी के मौसम में काला कोट पहनने से छूट दी जाए ताकि वकीलों को राहत मिल सके और वे अपना काम ठीक तरीके से कर पाएं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि वकीलों को गर्मियों के दिनों में काला कोट न पहनने की छूट दी जाए। याचिका में अदालत से मांग की गई कि एडवोकेट एक्ट 1961 के नियमों में संशोधन किया जाए, इससे वकीलों को गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से राहत मिल सकेगी। याचिका में कहा गया कि अदालत सभी राज्यों के बार काउंसिल्स को इस संबंध में आदेश दे। इसके तहत उन महीनों की सूची तैयार की जाए जब काला कोट पहनना गर्मी के चलते मुश्किल भरा हो सकता है। अर्जी में कहा गया कि गर्मी के दिनों में भी काला कोट पहनने से होने वाले नुकसान के अध्ययन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें मेडिकल एक्सपर्ट्स हों। याची ने कहा कि इस बात की स्टडी होनी ही चाहिए कि कैसे गर्मी के दिनों में काला कोट पहनने से सेहत और कार्यक्षमता पर विपरीत असर पड़ सकता है। एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने बेंच से अपील की कि परंपरागत ड्रेस कोड के नियमों में छूट दी जाए। इसकी वजह यह है कि देश के मैदानी इलाकों में गर्मी के दिनों में तापमान बहुत ऊपर चला जाता है और ऐसा लगातार कई महीनों तक होता है और उस स्थिति में कोट पहनना मुश्किल भरा है। याची ने कहा कि काला कोट पहनने की परंपरा ब्रिटिश दौर से शुरू हुई है, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं। याची ने कहा कि ब्रिटेन के मौसम की परिस्थिति अलग थी और हमारे यहाँ माहौल दूसरा होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में ऐसी ड्रेस पहनना ठीक नहीं। याची ने कहा कि काला रंग गर्मी को आकर्षित करता है, इस वजह से गर्मी से वकीलों को तड़पना पड़ता है और उससे उनकी कार्यक्षमता पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी को अधिकार है कि वह सुरक्षित माहौल में काम कर सकें। वकीलों को मोटे काले कोटों को पहनना मुश्किल भरा होता है, इससे उनके लिए कामकाज की स्थिति असुरक्षित और मुश्किल भरी होती है। ये असुविधाजनक है। इससे सुरक्षित वर्कप्लेस का अधिकार भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं उनके लिए तो ये और भी मुश्किल भरा हो सकता है। राहुल गांधी खुशी से झूम रहे हैं। कांग्रेस की कीर्तन मंडली ढोल पीट रही है। कांग्रेस खुश तो इतनी है जैसे उसने बड़ा तीर मार लिया हो। राहुल जहां जाते हैं कई वादे खटाखट करते हैं। उनमें से एक वादा तो ऐसा है जिसे पूरा करने लायक देश की कमाई भी नहीं, लेकिन वादा करने में क्या जाता है, इसलिए राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल गांधी ने जनता से ऐसा वादा कर डाला कि अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों के भी होश उड़ गए। ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी ने सिर्फ कहने के लिए ये बोला, बल्कि ये वादा कांग्रेस की घोषणा पत्र में भी शामिल है। इस वादे का विश्लेषण करने के बाद जो आंकड़े सामने आए वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस वादे की कुल लागत देश के मौजूदा बजट से भी ज्यादा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल महालक्ष्मी योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस योजना के तहत हम देश के गरीब परिवारों की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। ये पैसा बिना किसी शर्त और नियम के दिया जाएगा ताकि उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर देश में कितने गरीब परिवार हैं जिन्हें राहुल गांधी 1 लाख रुपए सालाना सहायता मुहैया कराएंगे। नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 24 करोड़ 82 लाख भारतीय गरीबी से बाहर आए। इस तरह गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% रह गया। और इस आंकड़े को लेकर चलें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश की मौजूदा जनसंख्या 1 अरब 44 लाख है और इस हिसाब से 16 करोड़ 24 लाख लोग अभी भी गरीबी में जीवन जी रहे हैं। अगर एक गरीब परिवार में औसतन 4 सदस्य हैं तो कुल 4 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे परिवार। राहुल गांधी के वादानुसार इन परिवारों को सालाना 1 लाख रुपए सीधा इनके बैंक खाते में दिया जाएगा। इस तरह से हर साल कुल खर्च 40 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एक वादे को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हर साल 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसका फायदा देश के महज 11% लोगों को मिलेगा। सरकार ने साल 2022 में जब देश का कुल बजट 39 लाख करोड़ रुपए जारी किया था,
2023 में संशोधित बजट 41,90,000 करोड़ रुपए था। फरवरी 2024 में 2024-25 के लिए कुल 47,66,000 रुपए बजट का जारी करने का अनुमान लगाया गया। इसमें साफ कहा गया कि सरकार को टैक्स और अन्य मदों से कुल कमाई 30,80,000 रुपए होने का अनुमान है। इसी आंकड़े से देखें तो राहुल गांधी का वादा सरकार की कुल कमाई से भी करीब 9,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर हम राहुल गांधी के इस वादे को पूरा करने के लिए पैसों का जुगाड़ का रास्ता देखें तो सबसे पहले सरकार के सबसे बड़े खर्च वाले सेक्टर को पकड़ते हैं। मोदी सरकार साल 2020 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना की तैयारी की थी। इसमें वित्त वर्ष 2025 तक 111 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान था, यानी हर साल 22 लाख करोड़ रुपए। यानी राहुल गांधी का वादा इस लक्ष्य का भी करीब 2 गुना बैठता है। अगर इंफ्रा के सभी प्रोजेक्ट्स रोक दिए जाएं तो ये पैसा पूरा नहीं पड़ेगा। वैसे हकीकत ये रही कि 2022 से 24 तक 3 साल में सिर्फ 23 लाख करोड़ रुपए ही इंफ्रा पर खर्च किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ये लगातार कहते रहे कि अब मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो उसके पीछे कोई बड़ी चाल थी जिसका पता अब जाकर चला है। ये तो पहले से माना जा रहा था कि अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल आसानी से 2 जून को सरेंडर नहीं करने वाले। तिहाड़ में सरेंडर करने से बचने के लिए केजरीवाल ने एक नई चाल चल दी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर ये मांग कर डाली कि उनको कई तरह की जांच करवाने हैं, इसलिए अंतरिम जमानत के 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए अवधि। हालांकि अंतरिम जमानत देते वक्त अभिषेक मनु सिंघवी ने जब 4 जून तक की मोहलत मांगी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अपनी याचिका में केजरीवाल का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर परेशानी के हो सकते हैं। मैक्स के डॉक्टर्स ने जांच की है। अभी सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है और ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए सीएम केजरीवाल ने 7 दिन की मांग की है। सवाल यह है कि जब जांच जरूरी थी तो केजरीवाल अब तक क्या कर रहे हैं? उन्हें तो सबसे पहले अपनी जांच करवानी चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें जेल जाने से बचने के लिए एक बहाना चाहिए था जो मिल गया। अब ये कोर्ट पर निर्भर है कि क्या वो फैसला सुनाती है। वैसे जिस तरह की दयालुता दिखाते हुए कोर्ट ने खुद ही अंतरिम जमानत ऑफर किया, अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका क्या फैसला होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी थी। लेकिन इस बीच ईडी केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने बीती 10 मई को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था। अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें लगाई थीं। बेंच ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत देते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई मामलों में किया जाता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है। ये मामला अपवाद नहीं है। ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हुए घोटाला मामले के सिलसिले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने की वैधता को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के अलावा जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया है। अभी वे जेल में हैं और इस मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन वह लोकसभा सीटों को छोड़ विधानसभा की उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को विधानसभा की सीटें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो हारी तो फिर सुक्खू की सरकार चली जाएगी। कांग्रेस पहले ही राज्यसभा सीट हार कर अपनी किरकिरी करा चुकी है, इसलिए लोकसभा को छोड़ वह अपनी पूरी ताकत विधानसभा सीटों पर लगा रही है। 6 विधायकों के पाला बदलने से निर्मित स्थितियों में राज्य सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में जितना ताप लोकसभा चुनाव का है, उससे ज़्यादा विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का है। कांग्रेस के लिए सांसद
से ज़्यादा राज्य सरकार महत्वपूर्ण है। विधानसभा की 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के बाद 34 पर आ गई। इस झटके से उबरने के बाद कांग्रेस प्रयास कर रही है कि एकता का संदेश दिया जाए, पर ऐसा लग रहा है कि उसका ध्यान लोकसभा चुनाव पर कम उपचुनाव पर अधिक है। मंडी के निवर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने पहले यह कहकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता। उनका आरोप था कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ और कार्यकर्ता निराश बैठा है। अब उनके ही बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनकी मां ही कबूल कर चुकी है कि काम नहीं हुआ तो फिर लोग विक्रमादित्य को क्यों वोट देंगे। इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। कांगड़ा में भी कांग्रेस ने आनंद शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी विधायक पर दांव खेला गया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे के ही प्रचार में डटी हैं। मंडी क्षेत्र में ही उनका अभी तक का कार्यक्रम रहा है। शिमला और कांगड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में मौजूद रही थी। इसके अलावा कोई कैबिनेट मंत्री भी अपने अपने इलाकों से बाहर प्रचार को नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ही प्रचार कर रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 दिन के लिए हिमाचल में है। मतदान से ठीक पहले शीर्ष नेतृत्व प्रचार को गति देगा। देखना होगा कि उनका कितना प्रभाव होगा। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, 2014 से 2019 में चारों सीटों पर हार चुकी कांग्रेस की राह अब भी कठिन है। इसका सबसे बड़ा कारण राज्यसभा चुनाव के समय सामने आई संगठन की कमियां और धरातल पर पकड़ का कमज़ोर होना है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा का संगठन सुनियोजित तरीके से अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए मेहनत कर रहा है।